देखिए तहकीक ए हिंद, पहला प्रश्न है तो तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक की रचना करने वाला अलबरूनी किसके काल में भारत आया था? तो आप सभी को पता होगी कि अलबरूनी जो है महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। दूसरा प्रश्न है हिजरी संवत कब आरंभ हुआ? तो हिजरी संवत जो है आरंभ हुआ 622 ईस्वी से। अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान के शासनकाल में चहल या 40 गुलामों के दल का संगठन था? तो इसकी स्थापना किसने करी थी? इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है कि अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसको पराजित किया था? तो किसको पराजित किया था? मराठों को। मराठों की तरफ से कौन लड़ा था? तो सदाशिवराम भाऊ, ये नाम था। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था। जो वैदिक काल है उसमें जो है शासन का जो मुखिया होता था वो राजा होता था, जबकि उसको सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था, तो उसका नाम था पुरोहित, ये एक पद था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कल्पसूत्र की रचना किसने की है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, भद्रबाहु ने ही कल्पसूत्र की रचना करी है। मराठा साम्राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बालाजी विश्वनाथ को। आप लोगों से फिर एक प्रश्न है कि प्रथम प्रवर्तक किसे कहा जाता है? आप लोग इसको कमेंट में करिएगा। अगला प्रश्न है कि अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली प्रसिद्ध रानी चांद बीबी का संबंध किस राज्य से था? तो ये थी अहमदनगर से संबंधित थी। तो अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली रानी कौन थी? चांद बीबी, और इनका संबंध जो है अहमदनगर राज्य से था। हम्पी किस नदी के उत्तरी तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है कौन? हम्पी। ताजुके बाबरी मतलब बाबर की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है तुर्की भाषा में। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि इसको किसने लिखा है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वीं सदी के प्रारंभ में किस शैव संत ने सर्वप्रथम तमिल साहित्य के लिए संगम शब्द का प्रयोग किया है? तो ये किसने किया है? तिरुनावुक्का रासू नय या अपार। इबादत खाने के विषय में आप क्या जानते हैं? तो इबादत खाने के बारे में आप लोग जानते होंगे कि अकबर द्वारा निर्मित एक भवन था जहां पर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ वो चर्चा करता था। अगला प्रश्न है कि वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था? शिष्ट जो था ये था भू राजस्व। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता? तो ये घोषणा किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो कहाँ कहाँ किया था? कन्नौज में और प्रयाग में। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से कौन नहर प्रणाली का जनक माना जाता है? तो नहर प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? फिरोज शाह तुगलक को, और ये जो है तुगलक वंश से संबंधित था। माउंट आबू के दिलवाड़ा के मंदिर में किस स्थापत्य कला की उच्च कोटि के नमूने हैं? तो माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर में देखिए भारत के जैन स्थापत्य कला का जो है उच्च कोटि के नमूने कहाँ मिलते हैं? माउंट आबू के दिलवाड़ा के मंदिर में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1793 में किसने राजधानी दिल्ली के निवासियों को कत्ले आम का हुक्म दिया था? तो ये किसने हुक्म दिया था? ये दिया था नादिर शाह ने। प्रसिद्ध ग्रंथ ललित विस्तार का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। देखिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये कहीं आपको मिलेगा नहीं। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता मोरक्को से आया था। वत्स महाजनपद, ये देखिए 16 महाजनपद थे, तो इसमें वत्स महाजनपद के बारे में बताया गया है। तो वत्स महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रयाग के पास था। काशी जनपद के दक्षिण पश्चिम में था, मतलब जो काशी महाजनपद था वो वत्स के दक्षिण पश्चिम में था। तो इसकी राजधानी क्या थी? सॉरी, ये प्रश्न उल्टा हो गया। वत्स महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश के प्रयाग में था, और जो है काशी महाजनपद के दक्षिण पश्चिम में था। तो वत्स की राजधानी पूछा गया, तो इसकी राजधानी थी कौशाम्बी, और काशी महाजनपद की राजधानी थी, आप सभी को पता होगा, बनारस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए एक कथन है और ये पूछा गया कि इस कथन को किसने कहा था। तो कथन क्या है, नगर इतनी बुरी तरह से उजड़ गया है कि इमारतें, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ता तक नहीं बचा है। ये जो है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण के बारे में कहा था। तो ये उपयुक्त वाक्य किसका था, तो ये था जियाउद्दीन बर्नी का। भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व का विनिर्धारण और प्रति बिस्वा उपज का आकलन करने वाला सबसे पहले किस सुल्तान ने किया था। मतलब जो पहले भूमि को नापा और उसमें जो है प्रति बिस्वा उपज का आकलन किया, फिर उस पर टैक्स लगाया। तो ये देखिए ये किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। शिशुनाग वंश के किस शासक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया, तो काला शोक के समय में। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके समय में किया गया, तो काला शोक के समय में। किस वंश के राजा के समय में, तो शिशुनाग वंश चल रहा था इस समय। तो प्रश्न नंबर 26 देखिए क्या है कि उस मुगल महारानी का नाम बताएं जिसका नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित होता था। तो उस महारानी का क्या नाम था, नूर जहां। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, हाइडे स्पीच का युद्ध, जिसे हम लोग झेलम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, ये कब हुआ था, 326 बीसी में। और ये किसके मध्य हुआ था, तो ये हुआ था सिकंदर और राजा पोरुस के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, अकबर ने अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि उनकी किस उपलब्धि के लिए दिया था। तो एक प्रश्न तो यही है कि अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि किसने दिया था, तो ये दिया था अकबर ने। क्यों दिया था, तो 1564 ईस्वी में जो गुजरात में 1574 ईस्वी में जो गुजरात में विद्रोह हुआ था, तो उसको अब्दुल रहीम दबाने में सफल हुए थे। तो तभी से अकबर ने इनको खान खाना की उपाधि दिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक कौन था, तो इब्राहिम खान गर्दी। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है कि बुद्ध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, किस शासक द्वारा कटवाया गया था। मतलब जो भगवान बुद्ध को जिस बौद्ध वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उसको किस राजा ने कटवा दिया था। तो वो देखिए गौड़ वंश का राजा था शशांक। तो गौड़ वंश के राजा शशांक ने भगवान बुद्ध को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस वृक्ष को गौड़ के राजा शशांक ने कटवा दिया था। अगला प्रश्न 31 नंबर, वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का विवरण दोनों अंकित है। तो वो जो है स्तंभ कहाँ है, वो है प्रयागराज में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। तो सम्राट अशोक ने किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान किया था, तो ये उपाधि दिया था मोहम्मद हुसैन को। शेर शाह की मृत्यु उसकी अपनी अंतिम विजय के समय हो गई थी। तो वो कौन सा विजय था, कालिंजर विजय के बाद जो है शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। तो कालिंजर विजय शेर शाह का अंतिम विजय थी। प्रश्न नंबर 34 है, किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कर मुक्त व्यापार करने का आज्ञापत्र प्रदान किया था। तो ये किया था फारुखसियर ने। तुगलक वंश का प्रथम एवं अंतिम शासक कौन था क्रमशः, मतलब तुगलक वंश का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक और अंतिम शासक कौन था, महमूद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी। तो तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी, जियाउद्दीन बर्नी ने। हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने करवाया था। तो हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण जो है दोस्तों कृष्णदेव राय ने करवाया था। सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म नामक त्रिरत्न का उल्लेख है। तो ये कहाँ उल्लेख है इसका, महावीर की शिक्षाओं में। इसे जैन धर्म के त्रिरत्न के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसका बार बार रिवीजन करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए, नहीं आप लोग एंड में भूल जाएंगे। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था। तो सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। तो अकबर के शासनकाल में जो है सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था, मीर बख्शी, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। तो ये जो है शाहजहां के शासनकाल में
जो स्थापत्य कला थी वो एकदम अपने चरम पर थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग उत्तर मासा अंतरीफ होकर ढूंढा और सबसे पहले कहाँ पहुँचा। सीधे सीधे ये प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचा था, तो कालीकट में पहुँचा था। और इसका स्वागत किसने किया था, तो कालीकट के राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। अगला प्रश्न है कि गांधार शैली किन राजाओं के शासनकाल में विकसित हुई। तो गांधार शैली आप सभी को पता होगा कि कुषाण वंश के शासकों के शासनकाल में विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारत में किस शासक ने सड़क निर्माण हेतु ख्याति प्राप्त की। तो सड़क निर्माण हेतु किसने ख्याति प्राप्त की थी, शेर शाह सूरी ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसके संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। प्रश्न नंबर 45, मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, जबकि प्रथम युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। अगला प्रश्न है कौन हिंदू राजा हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान देता था। मतलब वह कौन सा हिंदू राजा था जो हर चौथे वर्ष अपना सारा धन प्रयाग में दान कर देता था, तो वो राजा था हर्षवर्धन। प्रश्न नंबर 47, हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बना था। तो ये बना था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। तो किसके काल में, ये जहांगीर के काल में। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि स्थापत्य कला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर थी, तो शाहजहां के शासनकाल में। तो मुगल चित्रकला के लिए जहांगीर और स्थापत्य कला के लिए शाहजहां। प्रश्न नंबर 49 है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत पर कितने स्तंभ, जो मतलब विशाल कक्ष मिला था मोहनजोदड़ो में, उसका छत कितने स्तंभों पर आश्रित था। मतलब उसका छत को रोकने के लिए कितने स्तंभ लगाए गए थे, तो वो थे 20 स्तंभ। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ। तो हिजरी संवत प्रारंभ हुआ 622 ईस्वी। मेगस्थनीज के अनुसार दूसरी भारतीय जात थी कृषक। जो दूसरी भारतीय जात थी कृषक, ये किसके अनुसार, मेगस्थनीज के अनुसार। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के अनुसार जनसाधारण के लिए दूसरा निषेध है असत्य। अगला प्रश्न है कि किस सातवाहन शासक ने शक क्षत्रप नहपाण के सिक्कों को पुनः जारी किया था। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का विस्तार से वर्णन हुआ है। तो ये वर्णन हुआ है जबाल उपनिषद में। अगला प्रश्न है संगम काल के किस साहित्य में संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है। तो ये मिलती है मणिमेखलय में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अकबर ने दस्तूर अमल की घोषणा कब की थी। तो अकबर ने जो दस्तूर अमल की घोषणा 1582 ईस्वी में करी थी। शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था। तो शाहजहां का नाम था खुर्रम। अगला प्रश्न है तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप का प्रयोग किस मकबरा में किया था। तो जो तुर्क थे ये पहली बार वास्तविक चाप का प्रयोग किस मकबरे में किया था। तो ये बलबन के मकबरे में इन्होंने इसका प्रयोग किया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था। तो ये था सदाशिवराव भाऊ। अगला प्रश्न दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल जारी किए थे। तो ये जो सिक्के जारी करने वाला शासक था वो था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने टका और जीतल नामक 2 शुद्ध सिक्के, वो भी अरबी सिक्के जारी किए थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध आप सभी को पता होगा कि 1576 ईस्वी में हुआ था। साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना। तो ये था क्लीमेंट एटली। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे। तो ये पल्लव राजवंश के दौरान हुए थे। दीर्घ निकाय किस पिटक का खंड है। जो बौद्ध ग्रंथ में जो दीर्घ निकाय है ये सुप्त पिटक का ही एक खंड है।
अगला प्रश्न है कि बनावली एवं कालीबंगा में सैंधव संस्कृत की किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? तो हड़प्पा के नाटकों में पटाचेप के लिए। ये आप लोग इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं एंड तक भूल जाएंगे। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? तो ये हुआ था गुप्त काल के अंतिम चरण में। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम क्या था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम था लाख बख्श, क्योंकि ये लाखों में दान करता था। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? तो प्राचीन यवद्वीप जो है उसका आधुनिक नाम है जावा। अगर इसको उल्टा करके प्रश्न को देखें तो जावा का प्राचीन नाम है यवद्वीप। दक्षिण के अलवार तथा नैनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? तो जो अलवार थे ये विष्णु देवता के उपासक थे और जो नैनार थे ये शिव भगवान के उपासक थे। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य का तुलु वंशीय शासक कृष्णदेव राय ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? तो ये अमुक्त मलयाद नामक ग्रंथ की रचना करी थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अकबर ने जजिया नामक कर, जो जजिया था ये गैर मुस्लिम जनता से व्यक्ति कर के रूप में वसूला जाता था, तो इसको किस वर्ष बंद करवाया था? तो इसको बंद करवाया था 1564 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था मदद ए माल। अगला प्रश्न है कि जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर अल उसकी उपाधि दी थी? तो जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल अस की उपाधि दी थी? तो ये उस्ताद मंसूर को। अब ये देखिए क्या करते थे, यह दुर्लभ पशुओं और बिरले पक्षियों, बिरले मतलब कि जो बहुत कम मिलने वाले पक्षी हैं, तथा अनोखे पुष्पों के चित्रकार थे। मतलब ऐसी चित्रकारी करते थे कि जो बहुत कम देखा जाता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद सालेह द्वारा रचित किस ग्रंथ में शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों की जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है अमल ए सालेह। चोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्राओं या सिक्कों का सामान्य नाम क्या था? तो कुलुंज या पोन। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि चोल वंश में कुलुंज या पोन क्या था? तो चोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्राएं। 76 है कि मौर्योत्तर कालीन शासक, मतलब मौर्य शासक के बाद में जो मौर्योत्तर कालीन शासक में जो पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी की उपाधि धारण की थी। मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन में एक मंडल होता था। जो मौर्य साम्राज्य था उसका जो नगरीय प्रशासन था उसमें एक मंडल होता था जिसमें 30 सदस्य होते थे। मंडल जो होता था वो समितियों में विभाजित था। तो मंडल किस में विभाजित था? समितियों में विभाजित था। तो समितियों की संख्या क्या थी? तो समितियों में किसकी संख्या थी? शूद्र जाति के सदस्यों की संख्या थी। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक के शासक रुद्रसेन से किया था? मतलब गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिसने जो है अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक भी एक वंश था, उसके शासक रुद्रसेन से किया था? तो वो शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। जब रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है तब चंद्रगुप्त ने वाकाटक साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना आधिपत्य जमा लेता। मतलब जब तक रुद्रसेन जिंदा होता तब तक वो शासक होता है, उसके बाद से जो है वाकाटक वंश को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपने अधीन ले लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सल्तनत काल में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान द्वारा की थी? तो जो स्वतंत्र कृषि विभाग था उसकी स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक इसका पूरा नाम था और ये तुगलक वंश का शासक था। ऋग्वैदिक काल में ईशान नाम से संबोधित किया जाता था। तो ऋग्वैदिक काल में जो है समिति के सभापतियों को ईशान नाम से संबोधित किया जाता था।
सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक कौन था? तो जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय नंद वंश चल रहा था और उसका शासक था घनानंद। भारत में शकों की 2 शाखाएं शासन कर रही थीं। जो भारत में शक शासक आए थे उनकी 2 शाखाएं शासन कर रही थीं। तक्षशिला और मथुरा में उत्तरी शाखा थी। तो नासिक तथा उज्जैन में कौन सी शाखा थी? तो नासिक और उज्जैन में पश्चिमी शाखा थी। तक्षशिला और मथुरा में उत्तरी शाखा थी, नासिक तथा उज्जैन में पश्चिमी शाखा थी। मथुरा काल के अंतर्गत, मथुरा कला के अंतर्गत किस धर्म के देवताओं की मूर्तियां बनती थी? जो मथुरा कला थी उसमें जो है किन देवताओं की मूर्तियां बनती थी? मतलब मथुरा कला एक मूर्ति स्थापत्य कला थी। तो इसमें देखिए बौद्ध धर्म की मूर्तियां बनती थीं, जैन की भी बनती थीं, ब्राह्मण की भी, मतलब तीनों धर्मों की मूर्तियां मथुरा कला के अंतर्गत बनती थीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चाणक्य कौन था? उसके प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? यह किस भाषा में लिखा गया है? तो जो चाणक्य था वो नंदों, मतलब जो नंद वंश के शासकों के विनाश के नियोजक और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। उसने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र लिखा है। तो जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र, यानी कौटिल्य को ही चाणक्य बोलते हैं, तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है और अर्थशास्त्र में शासन संबंधी विधियों का वर्णन किया है। तो उन्होंने इसको संस्कृत भाषा में लिखा है। अगला प्रश्न है, कलिंग कहाँ है? किस मौर्य नरेश ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो कलिंग जो है महानदी और गोदावरी नदी के बीच में उड़ीसा का एक भू क्षेत्र है और अशोक महान ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। अशोक ने इस युद्ध के बाद से धम्मघोष की नीति अपना ली थी। तो दोस्तों ये कलिंग का युद्ध किसने लड़ा था? तो अशोक ने। कलिंग कहाँ स्थित है? तो महानदी और गोदावरी के बीच में उड़ीसा का एक भू क्षेत्र है। भारत का वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का भी उपयोग किया था? मतलब अपने सिक्के या अभिलेख जो लिखवाते थे शासक, तो उसमें जो है फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का भी उपयोग किया था। तो वो शासक था शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए ये मराठा साम्राज्य के शासक शिवाजी थे और जिन्होंने ये जो है चौथ और सरदेश मुखी एक टाइप का कर था। तो ये क्यों वसूल करते थे, ये इस प्रश्न का पूछा गया है। तो वे अपने वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे, मतलब जो इनके वित्तीय सोर्स थे उसका अनुपूरक वो खोजते थे। तो उसमें ये चौथ और सरदेश मुखी वसूल करते थे। अगला प्रश्न है, विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय की रचना आमुक्त मलयाद। तो एक चीज़ तो यही है कि आमुक्त मलयाद किसकी रचना है? तो विजयनगर नरेश या विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की रचना है आमुक्त मलयाद। का विषय वर्ण क्या था? मतलब ये किस पे जो है लिखी गई थी पुस्तक? तो ये लोक प्रशासन और विदेश नीति पर लिखी गई पुस्तक थी आमुक्त मलयाद। किसने लिखा था? कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय विजयनगर के शासक थे। अगला प्रश्न है कि गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक समृद्धतम प्रांत माना जाता है। इसकी समृद्धि के प्रमुख कारण क्या थे? तो इसके समृद्ध बंदरगाह और हस्तशिल्प। तो गुजरात में देखिए बंदरगाह और वहाँ पे हस्तशिल्प के कारण एक समृद्ध प्रांत माना जाता था दिल्ली सल्तनत का। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के 2 राजाओं का नाम बताएं। तो जो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, एक तो था बिंबिसार और दूसरा था अजातशत्रु। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन के बाद मोहम्मद तुगलक ने पाय पिथौरा और सीरी के मध्य एक नगर बसाया था। मतलब जब दिल्ली से दौलताबाद उसने अपनी राजधानी को परिवर्तन कर लिया था तो पाय पिथौरा एक जगह थी और सीरी भी एक जगह थी। इसके मध्य में एक नगर बसाया था। उस नगर का क्या नाम था? तो वो जहाँ पनाह नगर था। उस नगर का नाम था जहाँ पनाह नगर।
अगला प्रश्न है कि 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। इतिहास में यह युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेदांगों की संख्या क्या है? तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेदांगों की संख्या कितनी है दोस्तों? 6 वेदांगों की संख्या है। ये 6 वेदांग कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के उत्तर छोर में और दक्षिण छोर के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है। अब जो सिंधु सभ्यता थी उसके उत्तर छोर और दक्षिण छोर इसमें जो है बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है। तो बताएं कि इन छोरों में कौन से स्थल स्थित हैं? तो ये देखिए मांडा, कश्मीर का मांडा उत्तर में और दैमाबाद दक्षिण में, ये 2 छोर स्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अशोक ने गांधार एवं लद्यमान के लेख किस लिपि में लिखे हैं? तो अरमाइक लिपि में। प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तोल्कापियम, तो तोल्कापियम के लेखक कौन हैं? तो तोल्कापियर। तोल्कापियम के लेखक कौन है? तोल्कापियर। कश्मीर स्थित मर्तांड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो मर्तांड मंदिर कहाँ है? कश्मीर में है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो ललितादित्य मुक्तापीड ने। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? तो ये हुआ है जाबालो उपनिषद में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा हड़प्पा कालीन नगर पशुपालक का एक बहुत बड़ा केंद्र था? तो हड़प्पा कालीन वो कौन सा नगर था जो पशुपालक का बहुत बड़ा केंद्र था? तो ये था नेसदी। चंद्रगुप्त के दरबार में राजपूत बनकर मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनाकर मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने। प्रश्न नंबर 101 देखिए मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी तट पर खोजा गया था। अगला प्रश्न है कि सम्राट कनिष्क किस धर्म का अनुयायी थे? तो सम्राट कनिष्क जो है महायान के अनुयायी थे। महायान में बौद्ध धर्म में 2 शाखाएं थी, हीनयान और महायान। तो सम्राट कनिष्क महायान शाखा के अनुयायी थे। पूर्व का सिराज कहकर भारत के किस नगर का स्मरण किया जाता है? तो पूर्व का सिराज दोस्तों किस शहर को कहा जाता है? किस नगर को? जौनपुर को। किस संप्रदाय के अनुयायियों के इष्टदेव भैरव हैं? तो किस संप्रदाय के अनुयायियों के इष्टदेव भैरव हैं? तो ये हैं कपालिकों के। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनबी के किस राजकवि ने शाहनामा लिखा था? तो महमूद गजनबी के जो है कौन से कवि ने? फिरदौसी ने। तो फिरदौसी किसके राज दरबार के राजकवि थे? महमूद गजनबी के। इन्होंने क्या लिखा था? शाहनामा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शैक्षिक सुधारों के लिए गठित किए गए हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? मतलब जो शैक्षिक सुधारों के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रिपन। आप लोगों को ऐसे भी याद रखना है कि हंटर कमीशन किसके सुधार के लिए गठन किया गया था? तो भारत में शिक्षा के सुधार के लिए। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में किस शब्द का प्रयोग ऐसी विधवा के लिए किया जाता था जिसका पुनः विवाह हो जाता था? तो जिन स्त्रियों का पुनः विवाह हो जाता था, ऐसी विधवा स्त्रियों का जिनका पुनः विवाह हो जाता था, उनको किस नाम से जानते थे? तो उनको जानते थे पुनर्भू नाम से। प्राचीन भारत के विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को क्या कहा जाता था? तो मुक्त ग्रामों को अग्रहर कहा जाता था। ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगीनी को कहा जाता था। तो ये कहा जाता था तारा को। मतलब ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध या बोधिसत्व की संगिनी होती थी, तो इनको क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था तारा। कुमार संभवन में किसके जन्म की कथा वर्णित है? तो कार्तिकेय की जन्म की कथा कहाँ वर्णित है? कुमार संभवन में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता था? जब उन्होंने घर को छोड़ दिया था। तो घर छोड़ने की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में कौन सा वंश
पितृहंसा वंश के रूप में जाना जाता है। तो पितृहंता वंश के रूप में हर्यक वंश को जाना जाता है। इसमें सभी राजाओं के जो सुपुत्र होते थे वे अपने पिता की हत्या करके गद्दी को संभालते थे, तो इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को अग्रणी नेतृत्व प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के 4 प्रमुख संतों का नाम बताएं। तो भक्ति आंदोलन के जो महाराष्ट्र के 4 प्रमुख संत थे वे थे तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर और रामदास। ये ज्ञानेश्वर नाम पिछले परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो भक्ति आंदोलन का अग्रणी नेतृत्व प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के 4 प्रमुख संतों के कौन कौन थे? तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर और रामदास। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस पल्लव राजा ने मत विलास प्रहसन की रचना की? तो मत विलास प्रहसन की रचना किसने करी थी? महेंद्र वर्मन ने। नागार्जुन किसके दरबार में वैदांतिक एवं वैज्ञानिक थे? तो नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे नागार्जुन। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति किस गुप्त शासक की प्रशंसा में लिखी गई है? तो प्रयाग प्रशस्ति जो है दोस्तों समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखी गई है। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मखली गोसाल। खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? तो खिलजी वंश की स्थापना हुई थी 1290 ईस्वी में। आप सभी लोग इसका राइट आंसर याद कर लीजिएगा कि खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी। तो 1290 ईस्वी में। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक, जो स्वास्तिक होता है किसे प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है सूर्य की उपासना को, यानी सूर्योपासना को। हिंदू पद पादशाही का आदर्श किस पेशवा ने रखा था? तो हिंदू पद पादशाही का आदर्श जो है दोस्तों बाजीराव प्रथम ने रखा था। किस अंग्रेज को जहांगीर ने 400 जात का मनसब प्रदान किया था? तो किस अंग्रेज को? तो आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता होगा, कैप्टन हॉकिंस को। अगला प्रश्न है, फारूक सियर से फरमान प्राप्त करने वाले अंग्रेजी शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था जॉन सर मैन ने। मतलब फारूक सियर से जो है फरमान प्राप्त करने वाले अंग्रेजी शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? सर जॉन सर मैन ने। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किसकी सेवा में थे? तो अकबर के दरबार में आने से पहले जो तानसेन थे वो रीवा के राजा रामचंद्र बघेल की सेवा में थे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये दोस्तों कुछ प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के इतिहास को मिलाकर 125 प्रश्नों को हमने देखा। ये वे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको बार बार रिवीजन कर लीजिएगा दोस्तों, और जुड़े रहिए विजन एग्जाम परिवार के साथ। तो विजन एग्जाम परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।